नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है, नया भारत है, जो आंखें झुकाकर नहीं, आंखें चुराकर नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात करता है अमेरिका से भी। इस बात पर अब दुनिया में किसी को कोई शंका नहीं है कि भारत वो बात बोलता है जो उसके अपने हित में है, जो देश हित में है। भारत वो बात नहीं बोलता जो दूसरों को अच्छी लगे। भारत वो बात बोलता है जो उसके हित में हो। किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बात कड़वी हो तब भी बोली जाती है। बात उस समय हो रही हो, किसी दूसरे देश में गए हों हमारे मंत्री और उस देश को पसंद ना आने वाली बात हो तब भी बोलते हैं। जवाब देना हो तब भी उसी समय और तत्काल दिया जाता है, उसके लिए इंतज़ार नहीं किया जाता। ये है नया भारत, ये है मोदी का भारत। दो बल्कि वक्तव्यों का जिक्र करूंगा। पहला, अभी अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 की बैठक हुई। 2+2 मतलब उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, इनके बीच में बातचीत हुई। दोनों देशों के संबंध सुधारने पर, आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर, रणनीतिक सहयोग उसको और आगे ले जाने पर, इन सब मुद्दों पर बात हुई। उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन पर हमारी नज़र है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और ख़ास तौर से हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उन पर भी हमारी नज़र है, पुलिस पर, दूसरी संस्थाओं पर। ये सवाल फिर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बड़ा सपाट ढंग से कहा कि इस मुद्दे पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई और इस मुद्दे पर हमारी जो स्थिति है, हमारा जो स्टैंड है वो बहुत पहले से क्लियर है। उन्होंने कहा कि सबको ये अधिकार है कि वो दूसरों के बारे में राय रखे, तो हमारे बारे में कोई राय रखता है तो इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें भी ये अधिकार है कि हम दूसरों के बारे में राय रखें। और उन्होंने कहा कि जब ये मुद्दा आएगा, ऐसा मुद्दा आएगा, तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम दूसरों के मानवाधिकार, दूसरे देशों में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन पर भी हमारी भी नज़र है, और ख़ास तौर से जब हमारे लोगों का मामला हो। अमेरिका में सिख समुदाय पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, भारत की नज़र उस पर है। तो ये नया भारत है। इससे पहले तक क्या होता था? अगर ये बात ब्लिंकन से पहले के और मोदी के पहले के समय के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच में हो रही होती तो भारत के विदेश मंत्री चुप रह जाते हैं। अब ये नया भारत चुप नहीं रहता है, चुभने वाली बात बोलता है। इस बात की भी परवाह नहीं करता कि जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, वो हमारे बारे में क्या राय बनाएगा, इसकी भी चिंता नहीं होती। ब्लिंकन को उन्हीं के देश में, उन्हीं के सामने, उनके मुंह पर सीधा और सपाट जवाब दिया कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसका बैठक में कोई जिक्र नहीं हुआ, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये बैठक दूसरे मुद्दों के लिए थी, उन पर चर्चा हुई और उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई थी। उन्होंने कहा नहीं हालांकि जयशंकर ने, लेकिन उनका इशारा बड़ा साफ था कि अच्छा होता कि अमेरिकी विदेश मंत्री जो बैठक में चर्चा हुई थी जिन मुद्दों पर, उसी तक सीमित रहते। इस कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भारत ने इसको इग्नोर नहीं किया, इस पर चुप नहीं रहा, इसको अनदेखा नहीं किया। दरअसल क्या है कि लंबे समय से, बल्कि कहें आज़ादी के बाद से ही, मानवाधिकार भारत की एक कमज़ोर नस्ल है। और इसलिए नहीं कि हम मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं या मानवाधिकार का सबसे ज़्यादा उल्लंघन भारत में होता है और हम इसको दबाने छिपाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे देश, खासतौर से अमेरिका और यूरोप जैसे देश और कुछ इस्लामी देश भी मानवाधिकार के मामलों को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते रहे, और जैसे ही वो हथियार दूसरे देशों के हाथ में दिखाई देता है, भारत सरकार एकदम डिफेंसिव हो जाती थी, तत्काल सफाई देने लगते थे। हम बताने लगते थे कि कैसे हम मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। और एस जयशंकर ने इस बात को छिपाया भी नहीं। उन्होंने कहा हमको भी मालूम है कि यहाँ की लॉबीज़, वोट बैंक
उनका कितना दबाव है इस तरह के बयानों पर। अब इससे ज़्यादा ब्लंट तरीके से अमेरिका से मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा देश बात कर सकता है जिससे अमेरिका की दोस्ती हो। दोस्ती ना हो तब बात दूसरी है, लेकिन जिसकी दोस्ती हो और जहां संबंध बढ़ाने के बारे में बैठक चली हो और उस पर चर्चा के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, उसमें ये बोलना, ये भारत के बदले रुख को दिखाता है, ये भारत के बदले चरित्र को दिखाता है, ये भारत की बदली हुई मानसिकता को दिखाता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम जो कर रहे हैं उसके मामले में हमको कोई डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सुरक्षा की जो ज़रूरतें होंगी उनके अनुसार हम कदम उठाएंगे। हमारी आर्थिक ज़रूरतों के लिए ज़रूरत होगी उस पर हम कदम उठाएंगे। तो इसलिए समय आ गया है कि भारत अब इस हथियार का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों के लिए या जो लोग भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ करें। ये समय आ गया है कि भारत इसको एक पोटेंट हथियार के रूप में इस्तेमाल करे। अमेरिका में, यूरोप में, इस्लामी देशों में, कुछ पश्चिम एशिया के देशों में, यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में, इस तरह के तमाम देशों में जो मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं, ख़ास तौर से मामला जब हिंदुओं, सिखों, जैन धर्म के लोगों और बौद्धों पर हो रहा हो, उसके तथ्य इकट्ठे करने की ज़रूरत है, उनकी तस्दीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद उसका एक डेटा बैंक एक तैयार करके जिस देश में ऐसा हो रहा हो उस देश के साथ इसे उठाने की ज़रूरत, कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है कि देखिए आपके देश में ये अत्याचार हो रहा है, ये मानवाधिकार का उल्लंघन इस तरह से हो रहा है। क्यों हर समय हम ही जवाब देते रहें? हम सवाल पूछने वाले क्यों ना बने? जो लोग मानवाधिकार के उल्लंघन में हर सीमा तोड़ चुके हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं और हम चुप रहते थे। जो देश ग्वांतानामो बे जैसे कंसंट्रेशन कैंप चलाता हो, जहां कैदियों को जानवरों से भी बदतर स्थिति में रखा जाता हो। 2002 में अमेरिकी फ़ौज ने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था ये कैंप जो क्यूबा की धरती पर बना है। क्यूबा का वो एक हिस्सा अमेरिका ने बहुत पहले वो ज़मीन खरीदी थी, उस पर बनाया गया और उसकी दुनिया भर में निंदा आलोचना हुई, लेकिन अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा। किसी ने अमेरिका के खिलाफ मानवाधिकार का मुद्दा नहीं उठाया, भारत ने भी नहीं उठाया। 2002 से लेकर 2014 तक इस पर भारत की ओर से कोई एतराज़ किसी तरह का, इस तरह की कड़ी बात जिस तरह से अमेरिका हमसे करता है उस भाषा में कभी बात नहीं की गई। अब ये बात किससे छिपी है कि अमेरिका में क्रिश्चियन और इस्लामिक लॉबीज़ भारतीय हितों के खिलाफ काम करते हैं, वहाँ की सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के लॉबिस्ट जो है उनका इस्तेमाल करते हैं और लगातार भारत के खिलाफ अभियान चलाते हैं। भारत को उनके बारे में भी अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए, ये मुद्दा उठाना चाहिए कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल क्यों होने दे रहा है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, और ज़रूरत पड़े तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, उसका एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। ये अब मुद्दा ऐसा है कि भारत को इस पर डिफेंसिव या चुप रहने या तटस्थ रहने की ज़रूरत नहीं है। भारत को कन्फ्रंट करना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, कोई भी देश हो, इस्लामिक देश हो, कहीं से भी इस तरह की खबर आए कि भारतीयों पर अत्याचार हो रहा है तो उसका मुद्दा भारत को ज़ोर शोर से उठाना चाहिए। मानवाधिकार का मुद्दा हो और ज़्यादा उठाना चाहिए। अब आप देखिए दुनिया की स्थिति क्या है। दुनिया में लगभग 100 ऐसे देश हैं जहाँ की आबादी जो है क्रिश्चियन मेजॉरिटी आबादी है, जहाँ बहुसंख्यक जो है वो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। कई देशों में तो ईसाई धर्म के मुताबिक ही संविधान चलता है। इसके अलावा लगभग 50 ऐसे देश हैं जो मुस्लिम आबादी वाले हैं, वो सब के सब इस्लामी देश हैं, इस्लाम के मुताबिक चलते हैं। 150 देश भारत के खिलाफ है जो हिंदू मेजॉरिटी का देश है। दुनिया भर में जितने हिंदू रहते हैं उनका 95% भारत में रहते हैं। फिर भी अगर भारत सरकार हिंदू हितों की बात करे तो उस पर सवाल उठाया जाता है। हमारा मुकाबला 150 बनाम एक देश का है।
हिंदू हितों की बात करने वाला दुनिया का और कोई देश नहीं है। उसके बावजूद भारत क्यों डिफेंसिव पर रहे, क्यों अपने समाज के, अपने देश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आगे नहीं आना चाहिए भारत को। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये 150 देश जो है गैर हिंदू हैं भारत के खिलाफ, हिंदुओं के मामले में, हिंदू हितों के मामले में, बल्कि भारत के अंदर से भी ईसाई मिशनरियाँ, जिहादी ग्रुप, ये लगातार भारत विरोधी, हिंदू विरोधी अभियान चलाते रहते हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई पहले से ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। हालांकि पिछले 8 साल में बहुत कुछ हुआ है। FCRA में जो परिवर्तन हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक परिवर्तन है। उसने एक तरह से ये ईसाई मिशनरियों और ये जो जिहादी ग्रुप्स हैं इनकी आर्थिक कमर तोड़ने का काम किया है, लेकिन पूरी तरह से उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ध्वस्त नहीं हुआ है। इस दिशा में और आगे काम करने की ज़रूरत है। इसी के लिए अभी हाल ही में जो बजट सत्र संपन्न हुआ है उसमें सरकार भारत का जो साक्ष्य कानून है, एविडेंस एक्ट है, उसमें और तमाम दूसरे कानूनों में संशोधन का विधेयक लाई, जो पास हो गया, जो कानून बन गया। ये हम 102 साल पहले जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था उसी के मुताबिक चल रहे थे। तब से देश में, दुनिया में कितना बदलाव हो चुका है, तब से हमारी ज़रूरतें कितनी बढ़ गई हैं। अब आप देखिए, इस कानून का भी विरोध हुआ, इस विधेयक का भी विरोध हुआ। इसका मूल मकसद ये था कि जो भी अपराधी हैं या आरोपी हैं उनके खिलाफ एविडेंस जो है वो पुख्ता हो, कन्विक्शन रेट बढ़े। जो बार बार कहा जाता है कि मामला अदालत तक तो जाता है, FIR हो जाती है, चार्जशीट हो जाती है, चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, आखिर में मुजरिम छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होते। उसी लूप होल को बंद करने के लिए ये विधेयक लाया गया। लेकिन आप देखिए इस देश की विडंबना कि देश के विपक्षी दलों ने इसका भी विरोध किया। उसमें इन्हें ये बात नज़र नहीं आई कि देश में अपराध पर नियंत्रण लगाने में, आतंकवाद पर नियंत्रण करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अगर अपराधियों का जो है डेटा बैंक होगा तो उससे देश भर की पुलिस, हर राज्य की पुलिस को मदद मिलेगी। लेकिन वो देखने की बजाय उन्होंने देखने की कोशिश की कि इसमें मानवाधिकार का उल्लंघन होगा और निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। किसके? अपराधियों के, या कम से कम आरोपियों के। अपराधी आप ना भी कहना चाहें, क्योंकि अपराधी तो आरोप साबित होने के बाद ही बनता है। आरोपियों के, जिनके बारे में आपको, हमको, सबको पता है कि ये दोषी हैं, लेकिन अदालत में जब मामला जाता है तो उनके खिलाफ सबूत पेश करना पड़ता है और वहीं पर पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मात खा जाती हैं। उसी कमी को ख़त्म करने के लिए ये कानून में ये संशोधन किया गया है, उसका भी विरोध हुआ। दूसरी बात, फिर अमेरिका पर आते हैं। अमेरिका की जो बादशाहत थी, जो उसकी दादागिरी थी, वो ताकत उसकी जा चुकी है। वो कहावत है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अमेरिका अब भी अपने को सुपर पावर का वही दौर समझता है जो बहुत साल पहले था। भारत के विदेश मंत्री से कहा गया कि रूस से तेल खरीद रहा है, भारत तेल का आयात कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ये सही बात है। भारत रूस से सस्ते दर पर तेल खरीद रहा है, ये भी सही बात है। भारत रूस से पहले की तुलना में ज़्यादा खरीद रहा है, ये भी सही बात है। अमेरिका, यूरोप सहित तमाम देशों ने रूस पर सैंक्शन लगाया हुआ है, ये भी सही बात है। इसके बावजूद भारत के लिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी और देश की चिंता के बजाय। तो जब ये सवाल उठाया गया, उसका जवाब क्या दिया एस जयशंकर ने? उन्होंने कहा जितना तेल हम रूस से महीने भर में खरीदते हैं उतना बल्कि उससे ज़्यादा यूरोप जो है आधे दिन में खरीद लेता है। लेकिन यूरोप का एक भी देश, अमेरिका और दूसरे देश जो रूस के खिलाफ सैंक्शन लगाने में लगे हैं, किसी ने रूस से तेल और गैस के आयात पर रोक लगाने की बात भी नहीं की है। हर तरह का सैंक्शन लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि जैसे ही तेल और गैस की खरीद पर जो यूरोप के देश खरीदते हैं उस पर रोक लगेगी, वैसे ही उन देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। उनके यहाँ महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उनकी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होगा उसकी आने वाले कई दशकों में भी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो वो अपना
आर्थिक हित देखें, वो अपना देश हित देखें तो ठीक है, हम अपना देश हित देखें तो ख़राब है। हमको एनर्जी की ज़रूरत है। हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनका 80% से ज़्यादा जो हमारी ज़रूरत है उसका आयात करते हैं। हमको जहाँ से भी सस्ता तेल मिलेगा हम लेंगे, और हमको रूस से लेने में फ़ायदा ये है कि वो बाज़ार मूल्य से हमको बहुत सस्ते में दे रहा है। दूसरा, व्यवस्था हो रही है जो कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी, ये ट्रेड रुपये और रूबल में होगा, डॉलर में नहीं होगा, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। ऐसे समय में जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कारण जो है उनकी महंगाई के कारण फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव है हमारे रिजर्व पर, ऐसे में रुपये रूबल अगर ट्रेड होता है तो ये भारत के लिए एक और अच्छी बात है। तो भारत अपने हित की तिलांजलि सिर्फ इसलिए कर दे कि अमेरिका खुश हो जाए या यूरोप के कुछ देश खुश हो जाए, ऐसा क्यों करेगा भारत? तो फिर से बता दूं कि ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, ये आँखों में आँखें डालकर बात करता है, ये अपने देश हित पर कोई समझौता करने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। कौन खुश होता है कौन नाराज़ होता है ये उसकी मर्ज़ी है, करेगा भारत वही जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।